तो आज स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का गुड मॉर्निंग। और अपने एक नया नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे आज एसएसटी में, इकोनॉमिक्स। पहली बार शायद आपके एसएसटी में ये लागू हुआ होगा, इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन इकोनॉमिक्स? ये सारा जो प्रोसेस है लेन देन वाला, ये क्या है कि ए जर्नी ऑफ ए शर्ट, मतलब शर्ट की यात्रा के माध्यम से, मतलब एक शर्ट जो है कहाँ से बनना शुरू हो जाता है, एक किसान से बननी शुरू हो जाती है, और लास्ट में जो टेलर इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर वो शर्ट जो है आपके और मेरे पास आती है बाजार से। ये जो जर्नी है शर्ट के माध्यम से, शर्ट के मीडियम से आपको इसने इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश की है, इकोनॉमिक्स का पार्ट समझाने की कोशिश की है। जैसे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं ना, कुछ राइटर होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे व्हीट की ऑटोबायोग्राफी, गेहूं। अब साहब गेहूं बोल रहा है, मैं अन्न का राजा हूं, मैं सबका पेट भरता हूं। वो हिंदी में इस तरह से ऑटोबायोग्राफी समझाने के लिए जैसे बोलते हैं गेहूं। कोई कोई इस तरह से आपके नाटक वगैरह होते हैं, कोई क्या है कि बोलता है मैं तो दूध बनाऊं, और वो दूध क्या है कि गाय को चारा खिलाने से लेकर दूध बनने तक, और दूध से आगे जाकर यूज होने तक, मिठाई तक, वो क्या है कि जो दूध बना हुआ है, जो सफेद कपड़े पहना हुआ है, वो बोलता रहेगा। तो उससे क्या है कि वो दूध का एक वर्चुअलाइजेशन, एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आता रहेगा। तो इसी प्रकार से जो ये शर्ट है, ये किसान की मिट्टी से चलेगी, किसान के सोयल से चलेगी, और लास्ट में गारमेंट फैक्ट्री से निकलकर, बनकर, और शोरूम में पहुंचकर आपके शरीर तक आ जाएगी। तो इस स्टोरी के माध्यम से, मीडियम से, शर्ट की आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाने की कोशिश की गई है। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो कैसे होती है, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो सबसे पहले क्या है कि आप इकोनॉमिक शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझना होगा। व्हाट डू मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हाट डू मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अरे यार, सारे दिन में आप कितनी बार ही क्या है कि डेली परचेजिंग और सेलिंग करते हो। डेली परचेजिंग और सेलिंग चलती रहती है मार्केट में और सोसाइटी के अंदर। हर चीज की दुकानदार ले रहा है, खरीद रहा है, दुकानदार यहाँ माल आ रहा है, वो परचेजिंग कर रहा है, वो कस्टमर को बेच रहा है। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, परचेजिंग और सेलिंग ऑफ एन आइटम। आइटम में कुछ भी हो सकता है। एक घर है, उसको भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, वो घरों को भी खरीदते हैं, बेचते हैं या बिकवाते हैं। ये सब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें धन इन्वॉल्व हो, वो चीज जो है, वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो जो धन की गति है, जो धन का मोमेंट है, वो कैसा, क्यों, कब, कैसे होता है धन का मोमेंट, ये पढ़ाई जो की स्टडी की जाती है, ये इकोनॉमिक्स में की जाती है। तो ये जो टॉपिक है, शर्ट के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि धन का मूवमेंट किस प्रकार से होता है आइटम वाइज। अब आइए नंबर 1,
मैं ये कहूंगा कि शर्ट जो है, आपकी शर्ट जो है मिट्टी में दबी हुई है, मिट्टी में, खेत की मिट्टी में दबी हुई है आपकी। ये कैसे? शर्ट क्या हम मिट्टी में से खोद के निकालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब है कि जो कपास है, जो कॉटन है, उसका जो सीड है, जैसे मान लो एक लता नाम की फार्मर है, लता नाम की एक फार्मर है, ठीक है। अब वो क्या करती है कि बाजार से, मार्केट से उसके पास जमीन है खेती की, वो कॉटन सीड लाती है और इरिगेशन से, पानी से मिट्टी को गीला करके उसमें फर्टिलाइजर डालती है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाएं तो पेस्टिसाइड छिड़कती है। ये सब करने के लिए वही बात है, धन, मनी। भाई बाजार से ला रही है तो वहां मनी देनी पड़ेगी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब वो इन सारी चीजों का, फर्टिलाइजर, सीड है, पेस्टिसाइड है, वगैरह वगैरह, वो सब करने के लिए लेबर है। सब करने के लिए क्या है कि उसको पैसे चाहिए। पैसे लेगी, मान लो वो किसी डीलर से जो पैसे देता, साहूकार जिसको कहते हैं, उससे पैसे उधार लेगी, वो हाई रेट से क्या है कि ब्याज, तो वो भी उसकी एक लागत होगी, उसकी खेती की लागत। आप लागत का हिसाब करोगे, कितना लगा धन, वो लागत। किसी भी एक्टिविटी में कितना लगा धन, वो लागत। और उसमें ब्याज भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। वो अगला लेगा कि आपको 6,000 रुपये मैंने दिए हैं, तो उस पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी काउंट करना पड़ेगा लागत में। तो लागत में ये बताया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो लीडर है और है, जो जो किसानों के लीडर घूमते बने फिरते हैं, वो ये बताते रहते हैं कि किसान की लागत बहुत है, इनकम तो इतनी है नहीं। जो कपास पैदा की है, प्रोड्यूस की है, ग्रो की है, उस कपास के बाजार में क्या है कि लागत तो 6,000 रुपये क्विंटल, और आया है 7,000 रुपये क्विंटल। तो किसान को तो 6,000 रुपये तो ऐसे ही चले गए, बराबर हो गए, 1,000 रुपया बचा, मामूली सा धन। लेकिन ये बातें चलो पॉलिटिक्स की हैं, ये किसान आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। किसान को सब्सिडियां बहुत मिलती हैं, किसान को गवर्नमेंट जो है सीधे खातों में भी पैसे बहुत जमा करवा रही है, इन पर अपने नहीं जाते। अपने को तो यही देखना है कि लता ने अपनी फैमिली को भी शामिल कर लिया, और लेबर भी बुलाई, और जो कॉटन के बॉल्स होते हैं उनको पिक कर लिया, पिकिंग बॉल्स। इन बॉल्स के अंदर क्या है कि कॉटन के सीड भी होते हैं। शर्ट तो सिर्फ कॉटन से ही बनेगी ना, सीड से थोड़ी बनेगी। अब ऐसा कोई उपाय होगा जो कॉटन जो है ना, उससे सीड अलग करे, कॉटन से सीड अलग करे, ऐसी कोई फैक्ट्री होगी? तो इस बॉल्स को, जो सीड सहित, विद सीड, विद सीड जो है, कोई मार्केट में, मंडी में जो ट्रेडर है वो खरीद लेगा और लता को पैसे दे देगा। परचेजिंग होगी। अब सेलिंग, देखिए परचेजिंग और सेलिंग किसी भी आइटम की, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। पैसा है ना, परचेजिंग में पैसा, सेलिंग में पैसा, पैसा सामने आता, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो परचेजिंग और सेलिंग एक ट्रेडर करता है। सेलिंग किसको करता है? देखिए आप, जिनिंग मिल को करता है। वो मतलब किसान से सीड सहित कॉटन आई है और जिनिंग मिल में पहुंच रही है, देखिए आप।
जिनिंग का क्या मतलब हुआ? जिन करना। जिन का मतलब है कि कॉटन को अलग कर देना और उसमें जो सीड है अलग कर देना। उसको लोकल भाषा में बिनोड़े, गाय पशुओं आदि को दिया जाता है और उसको क्रश करके उसके तेल भी निकाला जाता है, बिनोला तेल, जो खाने के काम में लेते हैं अपने। और बिनोला खल जो है पशुओं को भी दी जाती है। उनके सीड को ऐसे काम में ले लेते हैं और जो कॉटन रह गई उसके क्या है कि बेल्स बना लेते हैं, प्रेसिंग, प्रेस करके। ऐसे क्या है, हवा होती है उसके अंदर, एयर होती है ना कॉटन के अंदर, तो बहुत सारा स्थान घेरेगी। वो ट्रक में या किसी व्हीकल में आएगी नहीं, वो थोड़ी सी आएगी। तो इसलिए क्या है कि प्रेसिंग मशीन होती है, वो एयर निकाल के दबा देती है। तो फिर क्या है कि कितनी ही कॉटन उस ट्रक में लाद दो आप, पैक्ड, प्रेस्ड एंड पैक्ड बेल्स कहते हैं इनको। वो प्रेसिंग मशीन क्या बनाती है? बेल्स कहते हैं इनको, गांठें बना लेती है इस तरह से, इतनी लंबी चौड़ी होती है, उसमें कपास की लेयर्स दबाई होती है ऐसे, बेल्स, गांठें। अब जिनिंग और प्रेसिंग मिल ने क्या है कि बेल्स बना दी। अब ये बेल्स कहा जाएगी, अब इन बेल्स का यार्न बनेगा, धागा, धागा बनने की जाएगी, स्पिनिंग मिल में जाएगी। ये देखिए आप यहाँ स्पिनिंग मिल में आ गई है। जिनिंग प्रेस वाले इसको स्पिनिंग मिल में भेजेंगे, स्पिनिंग मिल में वहां क्या है कि स्पिन होकर उसका एक धागा बनेगा कॉटन का, इस तरह से यार्न बनेगा, यार्न, धागा। यार्न के गोल गोल जो गोल गोल जो रैप वो बना के यार्न के, ये यार्न बन गया स्पिनिंग मिल में। जिनिंग मिल में तो देखो सीड अलग हुआ है, और ही इस कॉटन को स्पिनिंग मिल में भेजने पर क्या है कि स्पिनिंग होके ये यार्न बना दिया। अब इस धागे को क्या है कि वीविंग फैक्ट्री में भेज दिया, वीवर्स को दे दिया। वीवर्स, वीवर्स मतलब उस धागे से कपड़ा बनाने वाले, जिसको हिंदी में बुनकर कहते हैं ना, बुनकर। या कोई बोलते ना, अरे इनकी तो क्लॉथ फैक्ट्री है अहमदाबाद, जो है ना, सबसे ज्यादा क्लॉथ फैक्ट्री है अहमदाबाद में अपने इंडिया के। तो अहमदाबाद में इनकी तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है। तो कपड़ा किससे बनाएगी? जब धागा आएगा, यार्न आएगा, तभी तो बनेगा कपड़ा। तो स्पिनिंग मिल से यार्न जो है ये सप्लाई किया जाएगा क्लॉथ इंडस्ट्री को, या फिर व्यूवर्स को दे दिया जाएगा। और लिखा है मैंने यहाँ पर, ये और मतलब है कि या तो लोकल व्यूवर्स को दे दिया जाएगा जिनको बुनकर कहते हैं, या क्लॉथ इंडस्ट्री को चला जाएगा। क्लॉथ इंडस्ट्री क्या करेगी? इसका कपड़ा बनाएगी धागों से, ऐसे इस तरह यार्न से, वो फटाफट फटाफट पर ऑटोमेटिक बनाएगी। तो वो तो मशीन से बनेगा, कपड़ा बनेगा मशीन से बनेगा। लेकिन कुछ क्या है कि हाथ के चरखे होते हैं, वीवर्स होते हैं जो बुनकर हैं, वो इस तरह से कमरे, एक रूम जितना सा एक चरखा रखते हैं, उसको लूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लूम। तो वीवर्स जो है अपने लूम्स रखते हैं और उन लूम्स में ये यार्न्स ले जाते हैं। उनको यार्न्स देता कौन है? लूम्स वालों को। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते, देगा कौन? और वो कपड़ा बना के भी देते हैं लोगों को। ये एक अलग सिस्टम है, इसको कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक मीन्स घर का। देखिए जो मर्चेंट है, जिसके पास यार्न है, जो कोई मर्चेंट है उसके पास यार्न है, वो क्या करेगा कि कपड़े बुनवाएगा, वीवर्स को बुलाएगा, ए बी सी डी आ जाइए और तुम इतना यार्न ले जाओ, तुम अपना इतना यार्न ले जाओ, अपने घर ले जाओ, यार्न तुझे इतना, वो लिख लेगा, ए को इतना दिया यार्न, बी को इतना दिया यार्न, सी को इतना दिया यार्न। वो अपने घर ले जाएंगे इस यार्न को, वीवर्स, बुनकर लोग हैं। वहां उनकी अपनी कोई लूम है, और लूम के ऊपर क्या है, खटाखट 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 वो कपड़ा बुना के वापस मर्चेंट के पास ले आएंगे।
मर्चेंट के पास, और इस काम के बदले क्या व्यूअर्स कुछ पैसा मर्चेंट से लेंगे कि भाई आप आपके धागे का आपने क्या है कि ये कपड़ा बना के दिया है, इसका पैसा दो आप। मतलब पैसा आ गया ना, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसा आ गया, जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी व्यूवर्स को पैसा मिल जाता है, और मर्चेंट जो है मर्चेंट को व्यूवर्स की लूम से कपड़ा घर से बन के आ जाता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, यानी कच्चा माल, गिविंग द रॉ मटेरियल्स टू द व्यूअर्स एंड इन रिटर्न टेकिंग द क्लॉथ्स। ये जो सिस्टम है ये पुटिंग आउट सिस्टम कहलाता है। तो यूं कह सकते हैं कि व्यूअर्स के यहाँ जगह जगह फैक्ट्री लगी हुई है कपड़ा बुनने की। और जो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक मतलब जो हैंड से लूम चलने वाली उसको हैंड लूम कहते हैं। व्यूवर्स के तो यहाँ तो हाथ से ही चलाते हैं, वो कौन सी बिजली लगाएंगे, ऐसे ऐसे मशीनों के पैसे लगते हैं। तो उनको हैंडलूम्स तैयार करते हैं, वो जो कपड़े बुनकर मर्चेंट के पास लाते हैं उनको क्या कहते हैं, हैंडलूम से तैयार किए क्लॉथ है। और एक होता है जो अहमदाबाद में जो इंडस्ट्रीज हैं, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, वहां मशीनें अपने आप एक ही जगह के ऊपर, घर घर कपड़ा नहीं बनता, एक ही जगह के ऊपर क्लॉथ बन जाता है। किसी भी डीलर या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्री होगी बड़ी, वो वहां क्लॉथ बना लेता है। लेकिन वीवर्स वाला जो घर घर डोमेस्टिक यार्न दिया गया, वहां से कपड़ा लाया गया, उस कपड़े को हैंडलूम से तैयार कपड़ा कहते हैं। तो इस सिस्टम को, ये क्वेश्चन बहुत तकड़ा है, पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। पुट आउट या पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट का मतलब कि मर्चेंट जो यार्न पुट आउट कर रहा है जगह जगह घरों में। इस प्रकार के पुटिंग आउट सिस्टम आज भी चलते हैं। जैसे मान लो बीकानेर है, बीकानेर में क्या है कि पापड़ इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पापड़ इंडस्ट्री। और ये क्या है कि जो डीलर है, जो पापड़ बेचता है करता है, उसके पास तो मतलब बहुत सारी मात्रा में जो पापड़ है, वो पापड़ को उसको क्या है कि वो जो आटा है उसको फैलाना पड़ता है ऐसे, वो रोलर से या बेलन से, तब जाके वो पापड़ बनता है। तो वो डीलर जो है, व्यापारी है, वो तो बेलन से वो उसको करने से रहा, वो क्या करता है कि वो जो आटा है वो घर घर पहुंचा देता है। घर घर उसके पास आ, घर घर की औरतें जो है उससे आटा लेने आती हैं, वो बेसन का आटा ले जाती हैं कि मेरे को आप 2 किलो दे दीजिए। दूसरी लेडी आती है, वो 5 किलो दे दीजिए। तीसरी आती है, 3 किलो दे दीजिए। और वो उसको क्या है, रोल और रोल करते करते क्या है, उनका पापड़ बना के उस डीलर को वापस लाके दे देती है। इसके बदले में वो डीलर जो है वो उन औरतों को कितने पापड़ बनाए, 500। तूने कितने बनाए, 300। ये ले पैसे तेरे, ये पैसे। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम। मैं समझता हूं पुटिंग आउट सिस्टम कॉटन से या पापड़ से, जो भी एग्जांपल मैंने दिया, आई थिंक सो दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। ओके, पुटिंग आउट सिस्टम। इससे व्यूवर्स को क्या फायदा होता है, व्यूवर्स को फायदा होता है कि बेनिफिट्स क्या है कि नो इन्वेस्टमेंट, इसको कोई किसी बनिए से या किसी डीलर से उधारी लेकर, साहूकार से, बैंक से पैसे लेकर माल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, कोई चिंता नहीं उसको, घाटा लगे नफा लगे। नो डिपेंडेंट ऑन मार्केट ट्रेंड्स। अब कपड़ा कैसा है, मोटा बनाया, कैसा बनाया, क्या करे, कैसा चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड क्या है, किस तरह का कपड़ा, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसकी चिंता व्यूअर को नहीं होती। वो तो बना के दिया है ट्रेडर को। डिसएडवांटेजेस क्या है पुटिंग आउट सिस्टम के, डिसएडवांटेज ये है कि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड, मर्चेंट की मार्केट के ऊपर तो डिपेंड नहीं रहता, लेकिन मर्चेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। जो व्यापारी है उसकी कृपा के ऊपर, उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा आता है, उसके प्रेशर में ज्यादा रहता है कि उसको वो यार्न देवे या ना देवे।
अच्छा बिहेव करेगा या उसको लाइक करता है व्यूवर को तो देगा, वरना नहीं देगा उसको, तो वो तो भूखे मरेगा व्यूवर। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि वो मर्चेंट के इन्फ्लुएंस और प्रेशर में रहता है। तो ये एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है आपने पढ़ लिए पुटिंग आउट सिस्टम के। तो इस तरह के पुटिंग आउट सिस्टम में डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए क्या है कि 1995 में तमिलनाडु ने क्या किया कि तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, जिसको देखिए याद है, को सीओ, देखिए आप इधर सीओ कोऑपरेटिव, को ओपी मतलब ऑपरेटिव, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब कपड़ा होता है, टेक्सटाइल मिल, कपड़ा, क्लॉथ, टेक्सटाइल। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है को ऑपटेक्स बना दी 1995 में तमिलनाडु में। तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है कि सारे जो व्यूवर्स है वो अपनी एक पूरी फैक्ट्री लगा लेते खुद ही, कि अब डीलर से क्या है कि हम यार्न लेने नहीं जाएंगे, सारा यार्न इस फैक्ट्री में आ जाएगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसके मालिक कौन होंगे, सारे व्यूवर्स आ जाएंगे कोऑप टैक्स में, और इन व्यूवर्स को अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। तू यार्न खरीदेगा, तू मशीन को देखेगा, तू पैसों को देखेगा, तू सेलिंग करेगा, तू परचेजिंग करेगा। इस तरह से कोऑपरेटिव मतलब एक हेल्प से, आपसी हेल्प, आपसी हेल्प से क्या है कि ये काम चलाते रहेंगे, उसको कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। ये जैसे दूध का व्यापार होता है गुजरात में, आनंद डेयरी का मिल्क आता है, आनंद आनंद डेयरी में, आनंद टाउन में, ये कोऑपरेटिव चलाते हैं। जो दूध ही है वो मालिक बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रखी है दूध की। तो यहाँ वीवर्स जो है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगा ली, कोऑपरेटिव तरीके से काम बांट रखा, और जो नफा आता है वो आपस में बांट लेते हैं प्रेम प्यार से। इसी इसी को और ज्यादा मजबूत करने, इस तरह की बात को मजबूत करने के लिए कि व्यूवर्स जो है मजबूत रहे, उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं रहे, इसके लिए क्या है कि 1952 में इंडिया गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया हैंडलूम डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, कि आप जो सोसाइटी चला रहे हो, आप जो वीविंग या लूम खरीद रहे हो, आप लोन लीजिए, आपको बिना इंटरेस्ट के आपको पैसा देंगे। आपको चाहे तो आप बढ़िया से यार्न नहीं लेना चाहते तो बोर्ड से यार्न ले जाओ, आप पैसा हम दे देंगे, ये कर देंगे, इस तरह से। तो क्या है कि ऑल इंडिया हैंडलूम डेवलपमेंट बोर्ड भी 1952 में बनाया। ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको पुटिंग आउट सिस्टम समझ में आए सारा, इसलिए कि व्हाट डू यू मीन पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स। अब देखिए आप क्लॉथ, अब इंडस्ट्री में आ जाइए, आप मान लो अहमदाबाद में किसी क्लॉथ इंडस्ट्री में किसी सेठ की इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, कोई डीलर की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, शेयर मार्केट में उस इंडस्ट्री के शेयर भी जारी कर रखे हैं। अब ये क्लॉथ का करेंगे क्या, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, क्लॉथ के स्टॉक भरे पड़े हैं, ये भाई गारमेंट इंडस्ट्री को भेजेगा, ये कपड़ा कहाँ भेजेगा, गारमेंट इंडस्ट्री को भेजेगा, जहां अपैरेल्स बनेंगे, जहां क्या है कि कॉस्ट्यूम्स बनेंगे। गारमेंट इंडस्ट्री में टेलरिंग मशीन लगी होती हैं, वो तरह तरह के वो शर्ट्स और गारमेंट्स बना देंगे, और या सीधा क्लॉथ जो है वो फॉरेन को भी भेज सकता है, डीलर को भी भेज सकता है क्लॉथ। ये क्लॉथ इंडस्ट्री जो है ये एक्सपोर्ट हाउस, दिल्ली के अंदर जो एक्सपोर्ट हाउस है दूसरे देशों को भेजने के लिए माल, ये एक्सपोर्ट हाउस में अपना कांटेक्ट कर लेती हैं इंडस्ट्रीज, वहां पर कपड़ा रखवा देती हैं। ये एक्सपोर्ट हाउस है, ये क्या है कि वहाँ एक्सपोर्टर को यूएस में, फ्रांस में, यूरोप में सारे वहाँ अपने बने हुए कपड़े वहां पहुंच जाते हैं। मैंने एक बार आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर बताया था, सारा डेजर्ट में एक इजिप्ट नाम का देश है, कि वहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो सारा डेजर्ट में, ये ऑयल की भी थी,
और सबसे ज्यादा जो लाइक की जाती है वो वर्ल्ड के अंदर जो कॉटन है, सबसे क्वालिटी की कॉटन वो इजिप्ट में बनती है, सारा डेजर्ट में, नील नदी के किनारे, नाइल नदी के किनारे, जो सबसे बड़ी लंबी नदी। अब सर, स्टूडेंट्स, सर ही हो आप मेरे तो, शर्ट्स जो है वो कंजप्शन सर्विसेज के ऊपर भेज देती, मतलब आपको कस्टमर तक पहुंचानी है। कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी? आउटलेट पर भेज दो आप, जो रिटेलर शॉप है मार्केट के अंदर, जो शॉप्स हैं वहां, दुकानों के ऊपर, रिटेलर के ऊपर जो शर्ट्स हैं, गारमेंट इंडस्ट्री वहां भेज देगी शोरूम पर, या फिर फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी शर्ट्स। और वहां क्या है कि लास्ट में कौन लेगा? आप, मैं, हम, आप हैं कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट क्या हुआ शर्ट का? कंज्यूमर। तो ये शर्ट जो रेत के अंदर देखिए आप, ये जो शर्ट है इसकी जर्नी कैसे हुई कि ये जो मैंने शुरू में कहा कि ये रेत में दबी थी, मिट्टी में दबी थी, कहने का मतलब ग्रोविंग और कल्टीवेशन हुआ कॉटन का। फिर ये बॉल्स सीड सहित क्या है कि समराइज कर रहा हूं मैं, ध्यान कर लेना। परचेजिंग, सेलिंग और ट्रेडर ने ली। ट्रेडर ने क्या है कि इसका कॉटन का धागा बनाने के लिए, यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग मिल को दे दी। स्पिनिंग मिल वाले ने क्या है, वीवर्स को दे दी। वीवर्स जो है वो इंडस्ट्री भी हो सकती है और पुटिंग आउट सिस्टम में भी हो सकती है। एनीवे, क्लॉथ बन गया। क्लॉथ वालों ने क्या किया, गारमेंट इंडस्ट्री को दे दी। गारमेंट इंडस्ट्री ने क्या किया, रिटेलर या आउटलेट्स को दे दी। और आउटलेट वाले जो है कस्टमर को दे दी शर्ट। आपने शर्ट पहन ली, मैं शर्ट को पहना हुआ तभी मानूंगा कि आपने पहन ली शर्ट परचेज करके, जब ये जो सारा जो ये लाइन है, ये जो साइकिल है, ये जब आपके दिमाग में बैठ गया तो तब माने शर्ट पहन ली आपने। आप इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ गए, वरना ये माना जाएगा कि आप नंगे शरीर हो, नेकेड हो। तो ये लर्न कर लेना इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है। अब यहाँ जो जोरदार चीज जो है, देखिए इकोनॉमिक्स में ऐसे टाइप क्वेश्चंस कम आते हैं। उसमें टर्म्स जो होती है ना, टर्म्स, जैसे मान लो पुटिंग आउट सिस्टम, टर्म्स आ गई कि जिनिंग मिल क्या है, ये ग्रोइंग और कल्टीवेशन कैसे होती है, वीवर्स क्या करते हैं, इसका आप जो है कॉटन, कॉटन का शर्ट बनने तक जो है, ग्रोइंग से शर्ट बनने, कस्टमर तक पहुंचाने तक का एक ग्राफ तैयार कीजिए। ये ग्राफ तैयार पहले से कर रखा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ग्राफ तैयार कीजिए आप, ये कीजिए। अब आप जो जिसमें इस काम में जो मिट्टी लगती है, देखिए ये जो सारा जो ग्राफ है इसको 3 सेक्टर में बांटेंगे अपनी। कितने सेक्टर में बांटेंगे? ये जिंदगी भर काम आएगा आपको। इकोनॉमी में 3 सेक्टर कौन से होते हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जिंदगी भर काम आएगा पढ़ने में, वैसे ये तीनों सेक्टर जिंदगी भर काम आएंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर किसको कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर में खेती, फार्मिंग, फार्मिंग। अब ऐसे ऐसे में कहूं, मतलब जो मिट्टी वाला जो सेक्टर है, खेती बाड़ी, हल जोतने वाला है, बीज बोने वाला, जहां मिट्टी से माथापौड़ी होती है, मिट्टी से माथापौड़ी होकर वहां मिट्टी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। धरती माता माथापौड़ी करके जो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस में आएगा? हॉर्टिकल्चर किस में आएगा? बताएं आप। फ्लोरिकल्चर किस में आएगा? जो जमीन से जो फसलें वगैरह पैदा होती हैं, सब्जियां वगैरह, वो सेक्टर क्या है? आपके घर में कोई सब्जियां उगा रहा है,
आपकी मम्मी या डैडी सब्जियां घर में मतलब ग्रो करके काम में ले रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं आपकी मम्मी जी? बोले हमारी मम्मी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। अब आइए आप रेत से या मिट्टी से बाहर आ जाइए, सॉइल से बाहर आ जाइए। आपने देखा होगा कि ये मिलों में आ रही है, यहाँ भी मिल है, वहां भी मिल है, यानी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री मिल मिल नाम है। ये जो सेकंड है मतलब यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, स्मोक है। तो जो स्मोक वाला जो सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। स्मोक वाला जो सेक्टर है, जो स्मोक से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सेक्टर कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री कौन सा सेक्टर है? मिल कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री को सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं आप। अब आइए आप टर्सरी, थर्ड सेक्टर। इसमें भाई न तो देखो मिट्टी है और ना ही इंडस्ट्री का धुआं है या इंडस्ट्री को माथा फोड़ी है, न कोई नॉइज पोल्यूशन है ना कुछ और है। आराम से क्या है कि एसी के चैम्बर में शोरूम पर बैठे हैं आप, तो सर्विस दे रहे हैं क्या? कपड़ा सप्लाई करने का। ऑनलाइन शर्ट भेज रहे हैं साहब, एसी में बैठे, व्हाइट कॉलर जो ऐसे टाइट हुई लगाए, ना मिट्टी है, ना ना धूल है, ना धुआं है। इस सेक्टर को कहते हैं टर्सरी सेक्टर। और सबसे ज्यादा जो पैसा है, धन जो है, वो किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में आएगा। वो एक्सपोर्ट करेंगे, वो एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्टर जो वो दिल्ली में एक्सपोर्टर कर देंगे, वहां फॉरेन के अंदर शर्टें जाएंगी, माल जाएगा, वो डबल भावों से वहां बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो टर्सरी सेक्टर है जो सेवा वाला है, जो सर्विस वाला है, सर्विस टू कंज्यूमर। सर्विस टू कंज्यूमर कौन सा सेक्टर हुआ? टर्सरी, तीसरा सेक्टर। अच्छा, अब आपको मैं समझता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको आ गई होगी। व्हाट डू मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स? देखिए, डेली परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बोला है मैंने गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको समझ में आ गया इकोनॉमिक्स, जिसमें इस एक्टिविटी में क्या है कि हर स्टेप के ऊपर रुपये, धन, डॉलर, पॉन्ड, जो भी है, हर एक्टिविटी में साथ चलते हैं रुपये। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जहां भी रुपया दिख गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। चाहे वो मकान बिक रहा है, कोई जमीन बिक रही है, सेलिंग परचेजिंग हो रही है, कोई इंडस्ट्री खुद बिक रही है क्लॉथ वाली, तो ये सब जो है क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये सब। तो अब मैं समझता हूं कोई छूटा नहीं होगा। छूटेगा तो आप कल क्वेश्चन कर लेना। इकोनॉमिक्स में आप प्रवेश कर चुके हो। और हाँ, वो क्या है, ये कागज का वो देना, क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर। ग्रोइंग और कल्टीवेशन में जो फार्मर है, बोलते हैं ऐसा कि ये चेन दे दी, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर और कस्टमर। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में घाटे में कौन रहता है, माइनस में कौन रहता है? सबसे कम पैसा किसको मिलता है? फार्मर को। फार्मर की लागत ज्यादा है और इनकम, जो ट्रेडर है उसको इनकम कम देते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, लेकिन एग्जाम में तो अपने को लिखना पड़ेगा ही।
व्हाट डू यू मीन प्राइमरी सेक्टर? आपने पूछा है प्राइमरी सेक्टर, वो मिट्टी और जो फार्मर से संबंधित जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है ये। व्हाट डू यू मीन पुटिंग आउट सिस्टम? ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम। मैंने पापड़ से और कॉटन यार्न देने से बताया, इसको क्लियर किया था पुटिंग आउट सिस्टम। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको पुटिंग आउट का दूसरा नाम क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक मतलब घर का, घर घर जो है यार्न से कपड़ा बनाया जा रहा है और वो वापस एक डीलर के पास लाया जा रहा है और बदले में वो वीवर्स पैसे ले जाते हैं। ये पुटिंग आउट सिस्टम। अच्छा, जब आप बात करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो आप बताइए दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है कपड़े का, जहाँ सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एट द स्पॉट, और हफ्ते में 2 बार लगता है वो बाजार, एक प्रकार का हाट बाजार हो गया, हफ्ते में 2 बार लगता है। उस टाउन का नाम है क्या है? और वो है तमिलनाडु में, उसका नाम है इरोड। उस टाउन का नाम क्या है? इरोड, ERODE, इरोड। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है क्लॉथ मार्केट बाई वीकली तमिलनाडु में इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली जगह बताओगे? इरोड टाउन में होता है ये। और ऐसा कौन सा कोऑप्टेक्स है, कौन सा कोऑप्टेक्स है ये, जिसने तमिलनाडु जो स्कूलों में फ्री ड्रेस देते हैं, फ्री यूनिफॉर्म देते हैं बच्चों को, उसका कपड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदा जाता है तमिलनाडु में। ये कोऑप्टेक्स से खरीदते हैं और वो सिलवाकर गवर्नमेंट जो है बच्चों को ड्रेसें दी जाती हैं। ये भी पूछ लेता है। तो सबसे कम अर्निंग फार्मर की बताई गई, सबसे ज्यादा अर्निंग जो है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसकी एक्सपोर्ट हाउसेज और जो थर्ड सेक्टर की बताई गई है। मैं समझता हूँ आप कुछ समझ में आया होगा और आप इकोनॉमिक्स में एंटर कर गए होंगे, और यदि आपको लर्न हो गया है तो इसका मतलब आप शर्ट पहन चुके हो, और यदि आपको लर्न नहीं हुआ है तो दोबारा इसको पढ़ लेना, वरना नंगे रहोगे। ठीक है, कल दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे।